जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक पार्ट पहले आ चुका है। ये बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन है उससे संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं जिन बातों का ध्यान रख करके हम अपने जो आंसर राइटिंग है अपने उत्तर को और बेहतरीन बना सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों पर मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। पहला जो वीडियो आया है ये उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, तो जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग जब आप करते हैं या आप किस तरीके से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो बारीकियाँ जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई जो सफल व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से भी पता होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि आदमी उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, तब दिक्कत आती है। तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है तो उसमें आप उसको पहले पढ़िए ढंग से। ठीक है, कितने पार्ट हैं उस प्रश्न में वो देखिए और उसको किस तरीके से लिखना है वो चीज़ सोचिए। देखिए, जब प्रश्न आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैसे? पहला, जब आपने प्रश्न पढ़ा तो उसमें देख लीजिए कि कितने पार्ट हैं उसके। ठीक है, उसमें देख लीजिए कितने पार्ट हैं। और सबसे पहले जैसे देखिए कि क्या मैं इसमें मैप बना सकता हूँ, क्या मैं मैप बना सकता हूँ, मैप बना सकता हूँ। ये चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या मैं इसमें मैप या डायग्राम कुछ ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, वो दिमाग में आ गया तो ओके, मतलब नेक्स्ट पार्ट ये होगा कि आप फिर उसको देखिए कि इंट्रो किस हिसाब से लिखना है। ठीक है, इंट्रो में आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। शुरुआत होता है, कुछ तो इंट्रो ऐसे होते हैं जैसे आपसे कुछ सीधे सीधे, जैसे यूपी पीसीएस में क्या करता है कि एकदम सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या होती है ये बताइए। तो आप उसको सीधे सीधे फिर वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, या किसी चीज़ की परिभाषा पूछ लेता है तो उससे शुरुआत कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। कोई फैक्ट आपको पता है, कोई इंडेक्स आपको पता है, किसी रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम है, करंट में कोई चीज़ रही हो, उससे रिलेट करके आप इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रो आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 4-5 लाइन से, बहुत ज़्यादा हो तो 4 लाइन या 3 से 4 लाइन ऐसे ही होना चाहिए। मतलब 15 से 20-25 शब्द, मतलब आप इससे ज़्यादा मत लिखिए इंट्रो में। बहुत बड़ा इंट्रो कर देंगे तो उसमें फिर बोरियत सी महसूस होगी। ठीक है, और इंट्रो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो जाँच करता है, कॉपी जाँच करने वाले जो परीक्षक हैं, उनको मतलब एक ही बार में समझ में आ जाए कि नहीं यार, इस बंदे ने अच्छा लिखा होगा, जब इसका इंट्रो है तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, इतने सारे छात्र छात्राएं परीक्षा देते हैं तो सभी की एकदम वर्ड टू वर्ड, मतलब अक्षरशः कॉपियाँ चेक नहीं होती हैं। आपको सिर्फ उन बातों का ध्यान रखना होता है कि की पॉइंट्स, यानी सिलेबस के जो की पॉइंट्स हैं वो उनमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने 2-3 चीज़ें जो मैं लिखा नहीं हूँ वो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ नोट कर लीजिएगा। शुरू से मैंने बताया, एक चीज़ तो क्या बताया मैंने कि आप मैप वाला देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने रिपोर्ट, यहाँ पे मैप भी एक पॉइंट और हो जाएगा, मैप। ठीक है, रिपोर्ट हो जाएगा, मैप हो जाएगा। ठीक, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स, जो सिलेबस का की वर्ड है, ठीक है, की वर्ड्स, जो सिलेबस के की वर्ड्स हैं उनका प्रयोग जरूर होना चाहिए आपके उत्तर में, तभी आपका जो उत्तर है वो बेहतरीन होगा और सबसे अलग दिखेगा। तो नंबर पाने के लिए भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं लगाएंगे एफर्ट तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे बताया कि कुछ फैक्ट्स से शुरुआत कर सकते हैं, रिपोर्ट से शुरुआत कर सकते हैं, या करंट से कुछ रिलेट करके कर सकते हैं, या ट्रेडिशनल जो होता है कि परिभाषा लिखकर उस चीज़ के बारे में बताकर शुरुआत कर सकते हैं। तो 3-4 टाइप का इंट्रो हो गया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो मेन बॉडी होती है उसमें यहीं पे आपको डिसाइड करना होगा कि मेन बॉडी में कितने पार्ट में आंसर लिखना है। कई बार क्वेश्चन में 2-3 पार्ट में पूछता है कि इसका लाभ बताइए, हानि बताइए, या लाभ और हानि बताते हुए इसके
इसके लिए जो है आप कुछ उपाय बताइए, मतलब इसको बेहतर करने का उपाय बताइए। तो वो चीज़ों को आपको उस तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा, हेडिंग और सब हेडिंग के माध्यम से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो डाउट्स FAQs जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो सारा मैंने क्लियर किया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सब बता दिया है, उसके बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या है, अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कोई फैक्ट मालूम है तो वो लिख दीजिए, इंडेक्स कुछ है तो वो लिख दीजिए। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार पे या किसी चीज़ पे आपको लिखने के लिए आ गया, तो इवन कि GS 4 में भी अगर आप ईमानदारी, आपसे पूछा जाता है कि ईमानदारी क्या है और इसको हम किस तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप भ्रष्टाचार जो सूचकांक वाला है उसको कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके लिख सकते हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट आती है ना, इंडेक्स आता है जो CPI वाला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, उसको आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये फैक्ट, इंडेक्स, रिपोर्ट और मैप और डायग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके उसमें जो है आंसर में आने चाहिए। डायग्राम हो गया, मैप हो गया, इंडेक्सेस हो गया, रिपोर्ट्स हो गई। अभी मैं कुछ अपने द्वारा लिखे हुए आंसर्स और उसमें क्या चीज़ें कैसे लिखनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो आई होप कि वो आपको मतलब आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, लाभकारी होगा, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्या है, आपने इंट्रो लिख दिया, ठीक है, इंट्रो हो गया आपका, मेन बॉडी हो गई, फिर कंक्लूज़न की बारी आती है। कंक्लूज़न पे क्या है कि आपको कंक्लूज़न हमेशा पॉजिटिव वे में और प्रोग्रेसिव लिखना है। कहने का मतलब है, अगर आपसे किसी ऐसे विषय पर बात पूछा गया है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसमें आप एक पक्ष लेकर मत चलिए, आप मतलब एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलिए, और बैलेंस अप्रोच के साथ जो है आपको प्रोग्रेसिव कुछ आइडिया देने हैं उसमें कंक्लूज़न में, कि भाई हम इसके साथ ये कर सकते हैं और इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी 1-2 आंसर में दिखाऊंगा आपको थोड़ा बहुत कि कंक्लूज़न में कैसे लिखा जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंक्लूज़न हमेशा जो है वो या तो मतलब पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म होना चाहिए। उसमें भी आप SDG वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, SDG या कोई इंडेक्स, वहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई फैक्ट लिख सकते हैं। बेसिकली वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको मतलब ऐसी चीज़ ना लिखी हो कि आप बखिया उधेड़ दें किसी सरकार की, या किसी उसकी आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछे, तो उसमें आपको एक, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट जो है वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि मध्यम मार्ग लेकर चलता है, वो ना एक्सट्रीम होगा ना ही एकदम लोएस्ट होगा, वो बीच का जो बुद्ध द्वारा बताया गया मध्यम मार्ग है उसको लेकर चलता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखिए, जैसे आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो भी, तो इंग्लिश वालों के लिए तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेसिकली, और जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में वर्तनी का बहुत ध्यान रखिएगा। आप वर्तनी गलत लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर कट जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर 125 शब्द बोला गया है तो आप उसमें 250-200 शब्द लिख रहे हैं, तो आपके पास टाइम भी जाएगा और आप जो है वो आपके क्वेश्चन जो है छूट जाएंगे, तो उसको ध्यान रखिएगा। मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा आप, ठीक है। वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा जो देखते हैं वो टाइम मैनेजमेंट, वो भी मैंने आपको बताया है कि घड़ी लगा करके आप पूरा जो है टाइम सेट करके प्रैक्टिस करिए, तभी आपका जो है जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपका जो अप्रोच है वो बनता चला जाएगा। देखिए आप 125 शब्द वाला जो है उसके लिए सिर्फ 7 मिनट दीजिए, 7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। 1 मिनट लगाइए आप उसको पढ़ने में। 1 मिनट पढ़ने का मतलब ये हुआ कि पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझिए कितने पार्ट हैं, क्या हैं, मैप वगैरह, डायग्राम वगैरह कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद बहुत स्पीड से लिखिए और 6 मिनट के अंदर ही उसको लिख लीजिए। देखिए 6 मिनट के अंदर अगर आप नहीं लिख पाते हैं, जहाँ पर आपको पेन मतलब 6 मिनट से ज़्यादा हुआ रुक जाइए, वहीं पे छोड़ दीजिए। आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने छोड़ना सीख लिया तो बहुत आप मतलब आगे चले जाएंगे, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। मेरे से भी लिखा नहीं जाता था, लेकिन मैंने भी प्रैक्टिस किया करते करते करते, और आज ये है कि मैं पूरा मतलब जो पूरे जो टाइम के हिसाब से 20 क्वेश्चन हैं वो 3 घंटे में अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आप अगर चाहेंगे कि 2, 4, 10, 15 आंसर लिख के और सोचेंगे कि मेरी स्पीड हो जाए और मेरा कंटेंट अच्छा हो जाए, मैं मैप भी बनाने लगूँ, डायग्राम भी बनाने लगूँ, तो वो नहीं होता है।
उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा आप। टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करें, मैंने बता दिया है, ये पहले भी बताया है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसी से ये टाइम मैनेजमेंट होगा। दिन में कम से कम 2 प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। जीएस के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, 2 प्रश्न, और कम से कम आप 1 या 2 प्रश्न अपने जो आप वैकल्पिक विषय है आपका, उसको भी आप साथ में लेकर चलिए, ठीक है। और ये अभी इस टाइम ये जो समय ऐसा चल रहा है कि आप इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, ठीक है। अभी आप ये समझ के चलिए कि आपके पास 7-8 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप अपने अच्छाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको खींच लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए। आप जीएस में जहाँ पे चढ़ रहे हों उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है भैया। टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली के बाद छठ पूजा और ये सब चलता रहेगा। फिर न्यू ईयर, क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, फिर होली, मतलब ऐसे करते करते फिर आपका एक दिन ऐसा आएगा कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो प्री है वो भी खूब एकदम सिर पे जो है आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अब क्या करूं। तो टाइम को मैनेज कीजिए, टाइम को जो है आप समय का जो है सम्मान कीजिए, ठीक है। समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय आपका सम्मान नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ अपनी कॉपीज़ दिखा देता हूँ, कैसे इंट्रो और कैसे सारी चीज़ें, कैसे फैक्ट्स और ये डायग्राम वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, वो मैं कुछ दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। देखिए ये एक कॉपी आंसर दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए जैसे इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कौशल विकास का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको देखिए अब इसमें सीधे सीधे एक ही पार्ट दिख रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के महत्व के बारे में बताना है कि अगर यूपी में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या लाभ होंगे, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, तो एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको उसका बताना है। तो देखिए मैंने जो लिखा है हो सकता है कि इससे अच्छा और बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मॉडल आंसर है, ये मॉडल आंसर कतई नहीं है, ये मेरे द्वारा एक अभ्यास प्रैक्टिस किया हुआ एक प्रश्न है। तो आप इसको मॉडल आंसर मत समझिएगा, ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इंट्रो लिखा है, यहाँ पे इंट्रो लिख दिया, इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, आप इसमें और अच्छे से लिख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई करंट या कोई इंडेक्स या कोई रिपोर्ट वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। फिर कौशल विकास का महत्व, इस तरीके से आप हेडिंग डालिए, ठीक है। मैं आपको जस्ट फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको मॉडल आंसर मत समझिएगा। हाँ ये है कि इस बेस पे आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने आप आंसर को। अब इसमें आप कौशल विकास का महत्व और इससे अच्छा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बेरोज़गारी दूर करने में महत्व है उसका, कौशल विकास का। भाई आप अगर स्किल्ड लेबर रहेगा आपके यहाँ तो जाहिर सी बात है बेरोज़गारी नहीं होगी, वो लोग कुछ ना कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे या जो भी करना होगा वो कर लेंगे। देखिए अब इसमें मैंने रिपोर्ट्स डाली है, यूपी में बेरोज़गारी दर उच्च है, ठीक है। ये PLFS रिपोर्ट मैंने डाल दिया इसमें। तो ये आंसर जो है जैसे ही वो PLFS या ये सब देखेगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है PLFS, लेकिन आप इसको देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे, PLFS, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर काट लेगा वो, ठीक। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर गरीबी दूर करने में, तो गरीबी में मैंने नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दर्शा दिया मैंने, ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान, अब यहाँ पे $1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, उस चीज़ को हमने यहाँ पे मेंशन करते हुए अर्थव्यवस्था में वो चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। महिला सशक्तिकरण को आप दिखा सकते हो, महिला सशक्तिकरण में भी भाई स्किल्ड होंगी तो उनका सशक्तिकरण होगा, ठीक। इसमें देखिए फिर नेक्स्ट देखिए आगे, कौशल प्रदान करने के लिए, अब हाँ देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आप उसमें पूछा नहीं गया है लेकिन उस चीज़ को आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ तक तो आपने बता दिया इंपॉर्टेंस, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको मतलब बताना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने इसमें यहाँ पे बता दिया, PM कौशल विकास योजना तो है ही है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है जिसमें 2500 रुपये वगैरह दिए जाते हैं, उस्ताद योजना है, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। तो ये सारी योजनाएं मैंने इसमें थोड़े थोड़े बता दिए। ये वे फॉरवर्ड में या आप मतलब सरकारी प्रयास ऐसे करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये इंट्रो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मेन बॉडी शुरू हुई, यहाँ से मेन बॉडी ये सब चलते गए, फिर यहाँ पे अभी यहाँ तक मेन बॉडी ही चल रहा है, यहाँ से फिर जो है ये आपका निष्कर्ष आ गया यानी कंक्लूज़न आ गया, ठीक है।
तो इसमें मैंने लिख दिया है कि निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश की जो मानव जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलने एवं $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौशल विकास का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो एक मतलब मैंने सिंपल सा लिखा था। हो सकता है इसमें आपको और अच्छी चीज़ और कोई चीज़ मतलब प्रोग्रेसिव और बढ़िया से बता सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखें आप, इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने बाद में ऐड करी थी, ये वैल्यू एडिशन मैंने बाद में किया था। तो इसको देखिए, इसमें क्या लिखा था मैंने कि WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहता है। तो मतलब जिस तरीके से अभी कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार अभी कार्य कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे, तो उसमें क्या है कि 2035 तक अपनी जो GDP है उसमें वो 3.5% की वृद्धि कर सकती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर इसी तरीके से ये होता रहा, जो स्किल डेवलपमेंट वाला काम इस तरीके से होता रहा, तो 2035 तक 3.5% की वृद्धि दर्ज कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है ये, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, WTO की रिपोर्ट है ये। तो जाहिर सी बात है, अगर भाई भारत में ही, तो अगर ये भारत के बारे में बात की गया है, लेकिन ये भारत में ही तो यूपी है और यूपी की जनसंख्या जो है वो भारत में सर्वाधिक है, तो जाहिर सी बात है कि यूपी को भी फ़ायदा होगा। तो ये रिपोर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वही मैंने बताया आपको कि आप और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको सिर्फ एक फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप मॉडल आंसर मत समझिएगा। देखिए दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रभावी सीमा प्रबंधन के समक्ष चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए सफल सीमा प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करें। कहने का मतलब ये है कि आपको सीमा जो प्रबंधन है, सीमा बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए अब ये आपका जो बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह है, ये सब सिक्योरिटी से आ जाता है, यानी GS3 का है। पहला वाला जो मैंने बताया था वो GS2 का पार्ट था, सोशल जस्टिस और ये सब चीज़ों में आ गया। ये GS3 का पार्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए मैंने कैसे शुरुआत किया कि भारत की सीमा जो है वो स्थलीय सीमा, देखिए इसमें भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,000 किलोमीटर, तटवर्ती सीमा इतनी किलोमीटर लंबी तथा पड़ोसियों के साथ जटिल संबंध आदि जो है वो सीमा प्रबंधन के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा ही होगा कि आए दिन चाइना से, पाकिस्तान से, हाल फिलहाल में देखो नेपाल से भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीमा प्रबंधन जो है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। तो वो चीज़ मेंशन कर दिया मैंने इसमें, और यहाँ पे फिर प्रमुख समक्ष चुनौतियाँ बता दिया, क्या क्या है चुनौतियाँ। ये डायग्राम जरूर बनाना है आपको इस तरीके से। ये आप देख करके हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये मेरी जो ड्राइंग है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पुअर है। तो इसलिए ये आप बस ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है, बस आपको ऐसा बना देना है कि लगे कि हाँ ये भारत का मैप है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो भी है, ये वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके बना दीजिए आप पूरा, ठीक। तो लगना चाहिए कि ये भारत का मैप है, ऐसे करके जो भी है, ठीक। तो वो पता चलना चाहिए कि ये भारत का मैप ही बनाया है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा, इंट्रो लिख दिया। इंट्रो के बाद फिर मेन बॉडी पे आ गया, क्या क्या चुनौतियां हैं। तस्करी है, आतंकवाद है, दलदली जगह है, पर्वतीय जंगल और ये सब हैं, बर्फ़ हैं, पहाड़ हैं, भौगोलिक परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें हमने डाल दी इसमें, ठीक है। ये सब बता दिया। फिर आगे इसमें ये भी बता दिया इसमें, ठीक है, कि क्या क्या कर सकते हैं, रणनीति क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें बता दिया कि भाई ये रडार, ड्रोन, सेंसर, लेज़र इत्यादि का प्रयोग करना। ये जो पेन से लिखा हुआ है ये मैंने बाद में वैल्यू एडिशन किया हुआ है कि ये चीज़ लिखना चाहिए, मैं भूल गया इसमें। तो वो चीज़ आप बाद में भी सेल्फ इवैल्यूएशन करते समय समझ में आएगा कि यार ये चीज़ हमें और लिखना चाहिए था। तो वो चीज़ मैंने लिखी है। जैसे सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण करना, भाई उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, प्लस नाइट विज़न ग्लासेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, नई नई जो तकनीकी प्रौद्योगिकी आ रही हैं उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की स्थापना, आपको पता होगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच में ये कई सारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई हैं, ठीक है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना, यानी जो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, ये भारत चीन की संयुक्त सीमा प्रबंधन एक समिति भी बनी हुई है, उनकी बैठक होती रहती है। तो उस तरीके से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब बेहतर बना सकते हैं अपने सीमा प्रबंधन को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे भारत और बांग्लादेश है, भारत पाकिस्तान हो गया, ठीक है। भारत नेपाल के बीच में भी आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है।
तो अब देखिए वो हो गया मेन बॉडी ख़त्म, उसके बाद निष्कर्ष में लिख दिया हमने, ठीक, निष्कर्ष लिख दिया। तो इंट्रो, मेन बॉडी, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूज़न, तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। देखिए इंट्रो और ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ज़रूरत क्या है, तो सिर्फ अभ्यास की, तो अभ्यास ज़रूर करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में, ताकि लोगों तक फ़ायदा इसका पहुँचे, लोगों तक इसको जो है पता चल सके, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।